आपने अस्थमा इस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं अस्थमा हमें या हमारे परिवार में किसी को हुआ तो इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर हमें इस बीमारी की जानकारी नहीं है तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अस्थमा दिवस के चलते आज हमें अस्थमा इस बीमारी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अकोला स्थित आयुष हॉस्पिटल के प्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं इनसे अस्थमा इस रोग के कारण, लक्षण, जांच और उपचार संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव है। मैं एक एमडी मेडिसिन हूँ। मैं अकोला शहर में एज अ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आप मुझे बताइए कि अगर हम बात करें अस्थमा के बारे में, अस्थमा एक बहुत ही पेचीदा ऐसी बीमारी मानी जाती है, इसका नाम सुनते ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सही बात। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या होता है अस्थमा? बेसिकली देखो, अस्थमा कोई नई बीमारी नहीं है, एक कई सदियों से चलती आ रही बीमारी है। काफ़ी लोगों में पाया जाता है, भारत में तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है अस्थमा। अभी हाल ही में के सर्वेक्षण के हिसाब से अराउंड 6 से 7% बच्चों में पाया जाता है और 3 से 4% एडल्ट लोगों में पाया जाता है। अभी बढ़ता प्रदूषण, धूल, मिट्टी और बदलती जीवन शैली जैसे स्मोकिंग और बाकी चीज़ों के हिसाब से अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अस्थमा समझने के पहले हमने अस्थमा क्या चीज़ है, इसके लिए हमें पहले जान लेना चाहिए कि अस्थमा है क्या और क्या चीज़ है। देखिए, हमारी सांस लेने की एक प्रक्रिया होती है। सभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक सांस लेने की प्रक्रिया होती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी जो बाहर की वातावरण की जो हवा है, हमारे नाक के द्वारा, गले के द्वारा, जो हमारे विंड पाइप है जिसको हम बोलते हैं कि भाई एयरवेज है, उसके थ्रू हमारे फेफड़ों में जाती है और उस फेफड़ों में से वो ऑक्सीजन उसमें का जो एब्सॉर्ब होता है और हमारे शरीर में रक्त के द्वारा शरीर के बाकी अंगों को पहुँचाया जाता है। तो अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में क्या होता है, जो हमारे जो फेफड़ों के जो ब्रोंकिया है यानी जो पाइप है वो थोड़े हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी पेशेंट्स के हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, उसके कारण क्या होता है कि वो पाइप में सूजन आ जाती है, वो पाइप थीकन हो जाते हैं। जो पाइप का जो रास्ता है वो संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है पाइप का रास्ता। इसके कारण जब हम सांस लेते तो सांस लेने की तकलीफ होती है, सीटी बजना शुरू होती है, साथ में ऐसा लगता है कि घरघराहट है, बेचैनी है, फुसफुसाहट आती रहती है, गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, छाती में भारीपन दिखाई देता है। इसी को अस्थमा कहते हैं। आपने ये बताया अस्थमा ये पर्टिकुलर किसी एज कैटेगरी में होता है या किसी को भी हो सकता है? नहीं, अस्थमा दोनों सभी को हो सकता है वैसे, बट अगर हम ऐसा साइंटिफिकली और कैटेगोरिकली डिवाइड करने जाए तो अस्थमा 2 प्रकार के बोलते हैं, एक चाइल्डहुड अस्थमा और एक एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा, जो हम सब लोग जानते हैं कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। अब चाइल्डहुड अस्थमा होने के कारण थोड़े अलग प्रकार के हैं और एडल्ट के और जो ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं उसके प्रकार थोड़े अलग है। चाइल्डहुड अस्थमा जैसे अनुवांशिकता रहती है, खानदानी बीमारी है, जैसे भाई पिताजी को दी, दादाजी को दी, माँ को है, उसके द्वारा होती है। साथ में फिर ऐसा होता है कि बच्चों में हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों में छोटे छोटे प्रकार के इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो वायरल प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून मैकेनिज्म है, उसको ट्रिगर करता है, उसको हाइपर सेंसिटिव कर देता है। तो बहुत बार देखे होंगे कि भाई बच्चे की माँ बोलती है आपको कि भाई बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, खांसी हो रही है, थोड़ा बहुत खेल रहा है, भाग रहा है, हंस रहा है तो उसको खांसी हो रही है, रात में सोते टाइम उसको खांसी बढ़ जाती है। तो ये सब खांसी जो रहती है ये अस्थमा का प्रकार है। ये हो गया चाइल्डहुड अस्थमा। फिर बाकी जो 20 साल के बाद में जो अस्थमा होना शुरू होता है इसको एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। उसके भी कुछ अलग रीज़न हैं। एक तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि खानदानी बीमारी यानी पहले से रहती है मगर वो प्रेजेंट होती है लेट एज में। सेकंड बात यह है कि भाई किसी को धूल के दिलों की कणों की, खेत में जाता तो खेत के कणों की जो पराग कण बोलते हैं या फिर ग्रीन कंजर कवक बोलते हैं इसको मराठी में, उसकी वजह भी हो सकती है। फिर साथ में कभी कभी अब जैसे स्मोकिंग के कारण भी अस्थमा के प्रकार बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो हमारा भारत देश में देखा होगा कि आपने कि वर्ल्ड इसमें टॉप 10 है जितने खराब कहते सिटी है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह का है अस्थमा का प्रकार। अगर सर डायग्नोज की अगर बात करें, सिम्टम्स जो है सर्दी में और अस्थमा में लगभग सही है, बिल्कुल बात है। तो अगर डायग्नोज की बात करें तो किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है? देखो, इसके एक स्टेप है, स्टेप वाइज जाते हैं हम। सबसे पहली बात तो कि अस्थमा अगर कोई समझो पहली बार कोई पेशेंट लेकर आ रहा है कि मुझे सर्दी खांसी है, तो हम उसको यूजुअली लेबल करते नहीं है कि भाई ये अस्थमा वगैरह है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई किसी और कारण के कारण वायरल फीवर के कारण उसको ये सब तकलीफ हो रही है।
तो क्या होता है कि पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, कितने दिनों से है, कब ट्रिगर होता है, ठंडी के दिनों में होता है, बरसात के दिनों में होता है। जैसे विंटर का ये मार्च महीने का जो रहता है, मार्च महीने में क्या होता है, पूरे पोलन्स बिकना शुरू होते हैं, खेती का काम शुरू होता है। उस समय जब होता है तो फिर ऐसी हिस्ट्री ले जाती है। साथ में जो आपने बोले भाई सर्दी, जो कॉमन कोल्ड है, सामान्य सर्दी रहती है, वो भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन ही रहता है। जब नाक में रहा तो उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अगर वो यहाँ पर बार बार हो रहा है, गले में हो रहा है, तो उसको फेरेंजाइटिस या फिर लैरेंजाइटिस बोलते हैं। और वही चीज़ अगर हमारे फेफड़ों में अंदर जाके हो रही है तो फिर उसको हम ब्रोंकियल अस्थमा लेबल करते हैं या दमा बोलते हैं सिंपल भाषा में। आज आधुनिक समय में अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन सी पद्धति उपलब्ध है? सही बात पूछी आपने। सबसे पहली बात तो कि अभी भी लोगों के मन में है कि भाई अस्थमा एक बार लग गया है तो फिर अस्थमा पूरी तरह से अच्छा हो नहीं सकता। अस्थमा को एक तरह का टैबू माना जाता है, कलंकी माना जाता है लोगों में। अगर हमें किसी पेशेंट को बोला कि भाई आपको अस्थमा है तो सबसे पहले तो डिनाई कर देते कि भाई मुझे अस्थमा हो ही नहीं सकता, ये तो सर्दी खांसी मैंने कुछ खा लिया था, पी लिया था, इसके कारण हुई है। तो सबसे पहले लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई जिस तरह बाकी बीमारी है जैसे शुगर है, बीपी है, वैसे भी एक अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, अस्थमा पूरी तरह से हम जड़ से मिट जाए इस तरह तो नहीं होता है, पर उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल करने अच्छे से हमने कंट्रोल किए, कुछ चीज़ों पे ध्यान रखे, कुछ हमने कहते हैं इसमें प्रिकॉशंस रखे, जैसे रुमाल बांधना, धूल के चीज़ों को अवॉइड करना, खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ों को अवॉइड करना, तो हम अस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि भाई किस तरह उसको डायग्नोस किया जाता है और क्या है, तो कुछ बेसिक रिपोर्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की कि भाई कितने दिनों से था, क्या था, घर में किसी खानदानी बीमारी है क्या, आपको किसी खाने पीने की एलर्जी है क्या, धूल की एलर्जी है क्या। फिर बाद में कभी एक्सरे निकाल के देखा जाता है, एक्सरे या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। ब्लड रिपोर्ट्स करके देखते हैं हम, ब्लड रिपोर्ट्स में जो ईओसिनोफिल्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं। बाकी कुछ और मार्कर्स है, IgE एंटीबॉडी वगैरह देखकर हम पता करते हैं। मगर अस्थमा डायग्नोस करने के लिए मेन रहता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या जिसको लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को देखते हैं पहले कि भाई जब वो सांस लेने की उसकी ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है, पहले वो देखते हैं। उसमें फिर उसके जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, ज़्यादा है या उतना है, उतना ही देखते हैं। फिर बाद में पेशेंट को एक दवाई दे के देखते हैं जिसको ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। अगर दवाई देने के बाद में उसका सांस लेने की प्रक्रिया है वो अच्छे से स्मूथ हो रही है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, तो फिर हम उसको अस्थमा लेबल करते हैं कि दवाई देने के कारण जो नलियाँ थी वो खुल रही है, जो पाइप सिकुड़ चुके थे वो खुल रहा है, तो पेशेंट को सांस लेने की क्षमता अच्छी होती जा रही है उसकी। ऐसा लोगों में जैसे आपने बताया बहुत सी यानी कि मिसकंसेप्शन है लोगों में। हाँ। आपको जो देश दुनिया की जनता जो चैनल के माध्यम से देख रही है, हाँ। उनको क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि अस्थमा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और बहुत से लोगों का ये रहता है कि अगर मुझे हुई तो मेरे बच्चे को भी फैलेगी क्या, अगर मैं खांस होगी तो मेरे बच्चे को भी होगी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आप। मैं जैसे इस तरह नॉर्मल है, आप जो अस्थमा के पेशेंट में वो भी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर कोई खेलने वाला बच्चा, यंग एज का बच्चा है, तो अपनी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ है। जो वर्कर रहते हैं, जो काम पर जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से नॉर्मली कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा कि कुछ चीज़ों की परहेज रखी जाती है, कुछ चीज़ों को पालन करना पड़ता है। साथ में अस्थमा का एक बेसिक ज्ञान रहता है कि भाई अस्थमा के लिए रोज़ दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं, अस्थमा के आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग थेरेपी है, और अस्थमा को नियमित करने के लिए अलग थेरेपी है। जैसे अगर आपको अटैक आता है तो हम एक ब्रोंकोडायलेटर पंप साथ में देते हैं, और अगर आपको उसका प्रिवेंशन करने के लिए उसके लिए अलग प्रकार का पंप आता है। तो मेरा जनता से यही संदेश है कि अस्थमा को आप कोई ऐसा बहुत बड़ी बीमारी ना समझें, उसको निगलेक्ट भी ना करें, और उससे ऐसा दूरी ना बनाए रखें कि भाई अस्थमा का पेशेंट है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं आयुष क्लिनिक की बात करूँ, आयुष की बात करूँ तो आयुष हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ छाती रोग से रिलेटेड या अस्थमा जैसे और भी बीमारियाँ उनके लिए उपलब्ध है? देखिए, मैं यहाँ पर सभी प्रकार के पेशेंट्स देखता हूँ। जैसे मैं न्यूरोफिक का भी पेशेंट देखता हूँ, जिसको जैसे पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, पक्षाघात के पेशेंट आते हैं, वही देखता हूँ। कार्डियक पेशेंट, हार्ट अटैक आया है, पैरों पे सूजन आ रही है, किडनी पे सूजन वगैरह आ रही है, किडनी के पेशेंट भी देखता हूँ। और इन जनरल जो बुखार और ये जो रहते हैं वो पेशेंट्स भी देखे जाते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। अगर किसी को किसी भी व्याधि संबंधी आत्म संपर्क करना है, तो हॉस्पिटल में आके मिलना है, तो किस तरह वो आत्म संपर्क कर सकते हैं? देखिए, दोनों प्रकार है। मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, मेरे हमारी हॉस्पिटल की वेबसाइट भी है, मेरा जस्ट डायल पे नंबर भी है, इवन कई जगह पर पोस्टर भी लगे हैं हमारे, तो वहाँ पर हॉस्पिटल का नंबर है। इन केस अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, रूटीन चेकअप से आ रहे थे, तो ये नंबर लगा के कर सकते हैं।
अगर पेशेंट को इमरजेंसी रहती है तो मैं उनको पर्सनल नंबर भी देता हूँ मेरा। अगर आपको रात में रात में तकलीफ हो रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं रात रहता ही वैसे अवेलेबल, नहीं भी रहा तो मैं पेशेंट को कम से कम गाइड तो कर सकता हूँ। हाँ, ये आयुष हॉस्पिटल है, यहाँ का एड्रेस है दुर्गा चौक, तापड़िया नगर, अकोला।